थर्मोडायनेमिक्स। इक्विलिब्रियम क्या होता है सबसे पहले? असल में जो नीट की पढ़ाई है ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। अब इन्होंने लगाया थर्मोडायनेमिक्स, इसके बाद तुरंत ये 2 चैप्टर को 2 पीरियड दिया, उसके बाद तुरंत ये इसमें शिफ्ट कर गए, इक्विलिब्रियम पर आ गए। अब हम वो चैप्टर छोड़ करके इस पे आ गए। तो माइंड में है ना, कोई भी चीज़ है पढ़ते पढ़ते तो बिल्कुल डीप में चले जाओ तो हर चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है। तो इसमें टाइम बहुत देने की ज़रूरत है। अब जैसे हमने कराया तो इन्हें एक टर्न देना चाहिए कि आप मैडम जो आपने कराया है क्वेश्चन उनको आप डिस्कस कर लीजिए, है ना। अब यदि इन्होंने टॉपिक दे दिया मुझे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे तो फिर इनका एक लेक्चर मिस हो जाएगा, क्योंकि जो चार्ट जो बन के आता है वो तो लखनऊ से बन के आता है इनका, तो इसी के अकॉर्डिंग हमको भी फॉलो करना पड़ता है। तो इनको आप लोग सजेस्ट करिए कि एक शेड्यूल भी बनाइए हर सब्जेक्ट का, कि क्वेश्चन आपसे तो क्वेश्चन करा रहे हैं लेकिन क्वेश्चन डिस्कस करने का भी तो एक सेशन रखें, तब तो हम लोग भी तैयारी करके आए उस हिसाब से अपना करें। क्योंकि थ्योरी पार्ट पढ़ाना एक अलग चीज़ हो जाती है और क्वेश्चन सॉल्व करना भी एक अलग चीज़ हो जाती है ना। तो उसके लिए आप लोग सजेस्ट करिए, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या होती है, क्या होता है, तुम लोग कुछ बताओ। हाँ, एक साम्यावस्था, एक कौन सी स्टेज आती है जबकि जो रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है वो किस स्टेज में आ जाता है, एक इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाता है, यानी साम्यावस्था में आता है, ठीक है। तो उस स्टेज को आप क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया, देयर इज नो चेंज ऑफ, देयर इज द स्टेज at which no change of concentration of reactant and product, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं, आपका रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, वो जब साम्य अवस्था में आ जाता है तब क्या होता है, दोनों की जो कंसंट्रेशन होती है वो भी सेम हो जाती है, ठीक है। तो इसी को आप क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यहाँ पर आप डायनेमिक का मतलब हो गया रेट आपका, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उससे मतलब है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द रिएक्टेंट, जब दोनों का ही, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का ही रेट इक्वल हो जाता है, सेम हो जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं आप, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तुम थोड़ा सा इधर ही आ जाओ, तो मैं पीछे देख नहीं पाती हूँ जब तक बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो ये भी कौन सी ऐसी कंडीशन है, इट इज द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम, इट इज द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम in which rate of forward reaction कौन सी हुई, जब ये रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे आप, फॉरवर्ड रिएक्शन, जो आगे बढ़ती है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ऐसी कंडीशन आ जाती है, इट इज ए कंडीशन, कौन सी अवस्था है, कौन सी स्टेज है ऑफ ए सिस्टम इन विच रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है आपका, विच इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इन विच द रेट is equal to the rate of backward reaction, ठीक है। तो क्या है आपका, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ, यहाँ पे दोनों बराबर आ जाते हैं, इक्वल टू
रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम भी कई तरह का होता है। इक्विलिब्रियम हो गया, कितनी तरह का हो गया, कौन कौन से दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, वन इज फिजिकल इक्विलिब्रियम और सेकेंड वन इज द केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल से आप क्या समझते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी में, फिजिकल में जैसे कि आपका जो कंपाउंड है, जो सब्सटेंस है, उसकी स्टेट से ये रिलेटेड है। ठीक है, उसके जो नेचर है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, और जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसमें ये किससे रिलेटेड है? आपका आयंस और मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। अब जैसे यहाँ पर वाटर का मान लीजिए, वाटर की कौन कौन सी स्टेट होती है? 3 स्टेट होती है। हाँ, 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि सॉलिड से लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम हो रहा है, लिक्विड से गैस के बीच में हो रहा है, या सॉलिड से गैस के बीच में इक्विलिब्रियम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि है तो सब स्टेट में वाटर ही है ना, H2O ही है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उन सब में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। तो इस तरह की जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हुआ उसको क्या बोलते हैं आप? फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, या ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी हो सकता है और आयंस के फॉर्म में भी हो सकता है, तो दोनों फॉर्म में हो सकता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, equilibrium in which equilibrium exists between two state। ठीक है, कोई भी दो स्टेट है, मान लीजिए कोई एक वन स्टेट है और कोई एक है आपकी सेकेंड स्टेट। ठीक है, दो स्टेट है, उनके बीच में जो इक्विलिब्रियम होता है उसको क्या बोलते हैं आप? फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कहीं कुछ गलत रहा है तो मुझे आप टोक दिया करिए। ठीक है, फिजिकल वाले चैप्टर्स है, हम कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने की कि हमारा जो पुराना पिछला है सब फिर से फ्रेश हो जाए, तो अपने को अपडेट अप कर पाए। ठीक है, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या हो गया? देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है? देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होता है। तो पहला हम देखते हैं सॉलिड से लिक्विड के बीच में जो इक्विलिब्रियम है। मैम आपको सेकेंड तक तो जाए, तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं मैम, अच्छा लगता है देख के। पता नहीं कहाँ से अचानक मैडम प्रकट हो गई, हमने तो किसी और को एक्सपेक्ट किया था। 15 मिनट का आपको मिस हो गया ना मैम। सॉलिड लिक्विड, अब बेसिक चीजें ही है।
अच्छा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है, आसान है ये सब चीजें अभी। जी तो एट 0 डिग्री, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो जो हमारी आइस है, आइस जो कि सॉलिड फॉर्म में है, वो किस फॉर्म में चेंज हो रही है? लिक्विड में, ठीक है, वाटर में चेंज हो रही है। तो ऐसी साम्यावस्था आती है कि नहीं आती है ना? लेकिन ये सब सिस्टम थोड़ा सा क्लोज में आप करेंगे तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि वहाँ पर एक्सचेंज नहीं हो पाती हीट एटमॉस्फेयर के थ्रू। यदि आपने क्लोज सिस्टम ले लिया ना और उसमें आपने आइस डाल दी, तो एक स्टेज आती है कि वाटर और आइस दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। कुछ तो आइस मेल्ट होती है, ठीक है, और उसके बाद वो मेल्ट नहीं होती, क्योंकि सारा वाटर ही उसी टेम्परेचर पे आ जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है, तो वो मेल्ट नहीं होती। तो ये स्टेज कौन सी हो जाती है आपकी? इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाती है, जब आइस और वाटर दोनों ही इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ मेल्टिंग, मेल्टिंग मीन्स पिघलना, ठीक है। रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग, रेट ऑफ फ्रीजिंग, फ्रीजिंग मीन्स जमना, दोनों ही बराबर हो जाते हैं। अब इसी से ही आप डेफिनेशन निकाल सकते हैं, किसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट की या मेल्टिंग पॉइंट की, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन लिख लीजिए आप। द टेम्परेचर at which solid or liquid state of pure substance are in equilibrium at atmospheric pressure is called freezing point, और melting point of that substance, ठीक है। डेफिनेशन आपको पता हो गई है ना। सिंपल डेफिनेशन में तो आप बोल देते हैं कि जिस टेम्परेचर पे आपका कोई सॉलिड मेल्ट होता है उसको आप मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, है ना। लेकिन जो प्रॉपर है वो डेफिनेशन आप इस तरह से बोल सकते हैं, द टेम्परेचर, ठीक है, वह तापमान, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड और लिक्विड स्टेट, ठीक है, सॉलिड या लिक्विड स्टेट ऑफ द प्योर सब्सटेंस, ये आपकी सॉलिड स्टेट है और ये लिक्विड स्टेट है। किसी भी प्योर सब्सटेंस की जो सॉलिड या लिक्विड स्टेट है आर इन इक्विलिब्रियम, देखिए दोनों पर इक्विलिब्रियम पर आ गई है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का आप फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे या आप मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। तो ये डेफिनेशन हो गई फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, दूसरी है लिक्विड वेपर। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड आपका हो गया वाटर से वेपर फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। वेपर हो गई आपकी गैस, गैसियस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो जब लिक्विड और गैस दोनों के बीच में साम्यावस्था आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं आप? यहाँ पर रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन।
साम्यावस्था में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लीजिए बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर at the surface of a liquid becomes equal to the pressure exerted by the surrounding, is equal to the pressure exerted by the surrounding is called boiling point of the liquid। ठीक है, समझ में आ गया। यदि इसमें भी आप कोई क्लोज वेसल लीजिए, ठीक है, अब ये लिक्विड है आपका, इसको आपने हीट किया तो ये क्या बनेगा, वेपर फॉर्म में आएगा। ठीक है, वेपर फॉर्म में आएगा। तो जब एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है और इसका जो वेपर प्रेशर है, जो आपका लिक्विड है, इनका जो प्रेशर है वो जब बराबर हो जाएगा, उस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो कौन सा टेम्परेचर हम किससे दे रहे हैं, इससे दे रहे हैं ना। तो टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, ये लिक्विड की सरफेस है कि नहीं है, ये सरफेस है, ऊपरी सतह है, बिकम्स इक्वल टू द, किसके बराबर हो जा रही है, बिकम्स इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग इज कॉल्ड। ठीक है, ये आपकी सराउंडिंग है, यहाँ पर भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है कि नहीं रहता है। ठीक है, तो जब वेपर प्रेशर, वेपर्स का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर दोनों इक्वल हो जाता है, तब उसको क्या कहते हैं आप, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द दैट सब्सटेंस। ठीक है, उस लिक्विड की का उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब थर्ड फेज क्या हो जाएगी, थर्ड क्या हो गई, कोई ऐसा उदाहरण आप बता सकते हैं, सॉलिड से वेपर फॉर्म, इक्विलिब्रियम सॉलिड वेपर, उदाहरण बताइए इसका। बताओ। हाँ, कपूर है, कैम्फर है, नैप्थलीन है। ठीक है, कैम्फर हो गया, नैप्थलीन हो गया, और आयोडीन देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये सब क्या है, सॉलिड से ये वेपर फॉर्म में हो जाते हैं। कपड़ों में आप गोलियां डालते हैं और उसकी महक जो होती है वो पूरे कपड़ों में आ जाती है, उन्हीं कपड़ों में डाला जाता है नैप्थलीन को, ताकि उसमें कीड़ा न लगे, है ना। तो ये क्या है, नहीं, आयोडीन आपका सॉलिड फॉर्म में भी रहता है, आपकी लैब में देखा था बहुत। नहीं तो सॉलिड फॉर्म में भी रहता है, वो एम्पुल्स आते हैं वो अलग आते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी रहती है, येलो कलर की आयोडीन रहती है। यदि आप किसी बॉटल में रख दीजिए उसको, है ना, तो ऐसे आयोडीन आप रख दीजिए तो यहाँ भी पूरी ये आयोडीन ही भर जाती है।
ठीक है। वैसे भी लिक्विड में भी आप देखिए तो लिक्विड और वेपर भी रहता है, पूरी वेपर भी भर जाती है उसमें, लिक्विड फॉर्म में भी रहता है तो वो पूरी वेपर आयोडीन की भर जाती है। ठीक है। तो और कैंपर का भी आपको मालूम है कि सीधे आप सॉलिड से वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ सब्लिमेशन, रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिपोजिशन, जब दोनों आपका बराबर हो जाता है। ठीक है। उदाहरण लिख लीजिए, आप किसी का भी लिख लीजिए। एग्जाम्पल हम आयोडीन का ही लिख दे रहे हैं। आयोडीन है, सॉलिड फॉर्म में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है आयोडीन इन वेपर फॉर्म में। फिर नेक्स्ट देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या मतलब, इससे समझते हैं आप। क्या समझ रहे हैं इससे आप, जैसे कि आप घर में लेते हैं, कोई कंटेनर लेते हैं ना, शरबत बनाना रहता है, तो क्या किया आपने, शक्कर ली थोड़ी सी और उसमें आपने थोड़ा सा वाटर डाल दिया और उसको घुमाना चालू किया। क्या होता है, जो शुगर रहती है डिजॉल्व हो जाती है और क्या होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। और आप देखते होंगे कि बहुत सी शक्कर नीचे ही रहती है, वो घुलती नहीं है ना, वो नहीं घुलती तो एक साम्यावस्था आ जाती है कि नहीं आ जाती है ना, किसके किसके बीच में, सॉलिड और लिक्विड के बीच में एक साम्यावस्था आ जाती है कि आप उसके बाद डिजॉल्व शुगर को नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे आप, है ना, वाटर डालेंगे, या आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, या उसको गैस पर रख देंगे तो जो शुगर है वो मेल्ट होकर के डिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है कि वो डिजॉल्व नहीं होती। तो यहाँ पर क्या हो गया, सॉलिड और लिक्विड के बीच में एक इक्विलिब्रियम एक्सिस्ट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज बिटवीन सैचुरेटेड मीन्स संतृप्त, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ sugar is in equilibrium between solid sugar that is in solid form। ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है और जो सॉलिड है उन दोनों के बीच में यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। इसको आप क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इज इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, दोनों का रेट बराबर हो जाता है। क्या हुआ है यहाँ पे, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, डिसॉल्व होना, यानी जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल बन जाना, यानी दोबारा फिर से rate of crystallization of sugar become equal। ठीक है, दोनों का रेट बराबर हो जाता है। फिर नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड। इसका उदाहरण आप लोग बताइए, कब लिक्विड में गैस को डिसॉल्व किया जाता है, ऐसा देखा है आपने?
लिक्विड के अंदर गैस को डिसॉल्व किया जाता है। सोडा वाटर सब लोग पीते होंगे है ना। जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं तो क्या होता है ना, गैस रिलीज होती है कि नहीं होती, क्योंकि वो एक प्रेशर पे उसको गैस को डिसॉल्व किया जाता है, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है, और जैसे ही आप प्रेशर कम करते हैं, बॉटल खोलते हैं, तो क्या होता है कि वो आपकी बाहर निकलती है। ठीक है, तो व्हेन अ सोडा वाटर बॉटल इज ओपन, लिख लीजिए यहाँ पे, इस पे क्वेश्चन अक्सर रहता है कि व्हेन सोडा वाटर बॉटल इज ओपन, जब खोली जाती है, सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डिसॉल्व यानी डिसॉल्व की गई है इन इट, फीजेस आउट रैपिडली मीन्स तेजी के साथ। ठीक है, जो डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो क्या होती है, तेजी के साथ वो बाहर निकलती है। ठीक है, रैपिडली मीन्स तेजी के साथ वो बाहर निकलती है। तो यहाँ क्या है, और फिर एक स्टेज के बाद निकलना बंद हो जाती है। क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके किसके बीच में इक्विलिब्रियम आ गया, इन सॉल्यूशन, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है, फिजेस, FIZZES, फिजेस आउट, बाहर निकल जाती है रैपिडली। अब यहाँ पर हेनरीज लॉ हम पढ़ेंगे। हेनरीज लॉ क्या कहता है, यहाँ पर आपका हेनरीज लॉ लगेगा। क्या कह रहा है कि मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन ए गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी तापमान पर आपने जो गैस डिसॉल्व की है और जो सॉल्वेंट है, उन दोनों का मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑफ द गैस अबव द सॉल्वेंट। इस लॉ को लिख लीजिए आप, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कह रहा है, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, मास M क्या है, मास है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और दैट इज, इसको कांस्टेंट ले लेंगे तो K यहाँ पे क्या हो गया, हेनरीज कांस्टेंट हो गया, हेनरीज कांस्टेंट। इट्स वैल्यू इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड और गैस। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट की वैल्यू है, वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, और प्लस टेम्परेचर भी है। हेनरीज लॉ लिख लीजिए, क्या होता है, मास ऑफ ए गैस, मास ऑफ अ गैस, दिमाग में रखिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपने डिसॉल्व किया है सोडा वाटर बॉटल में। ठीक है, तो मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व्ड in given mass of a solvent। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है आपका, जो लिक्विड है। ठीक है, सोडा वाटर बॉटल में जो लिक्विड वाला पार्ट है वो क्या है आपका, सॉल्वेंट। ठीक है, तो मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर
is directly proportional to the प्रेशर। ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर ऑफ द गैस above the solvent। ठीक है, ये आपका हेनरीज लॉ है। नेक्स्ट आता है कंडीशंस। कंडीशंस फॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कंडीशंस फॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन सी अवस्था डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली व्हेन इन क्लोज सिस्टम एट ए गिवन टेम्परेचर। यानी जो आपका अभी तक आप देख रहे थे, जो भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट किया वो किस में एग्जिस्ट किया है? अभी हम फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं कि नहीं, बराबर है ना, फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो इसी में ही बता रहे हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है। तो जितना भी हमने देखा है वो सब किसमें किया है? क्लोज सिस्टम में ही किया है। जहाँ आप ओपन कर देंगे सिस्टम तो आपका एटमॉस्फेयर है ही है, तो वहाँ से आपका एक्सचेंज होने लगेगा, तो वो चीज़ आपकी इक्विलिब्रियम है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जितना भी इक्विलिब्रियम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? सब क्लोज सिस्टम में हो रहा है। ठीक है, तो इट इज पॉसिबल, या फिजिकल इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल। फिजिकल इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन क्लोज्ड सिस्टम में हो रहा है। क्लोज्ड सिस्टम एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे भी हो रहा है, एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, और जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज होती है, जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सभी कांस्टेंट होती है। ठीक है, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, all measurable properties of a system remains constant। ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी आप मेजर कर सकते हैं वो सब क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही इक्विलिब्रियम आ रहा है, जैसे कि वाटर का है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि वो जो प्रॉपर्टीज है वो क्या कांस्टेंट होती है, और प्रॉपर्टीज के अंदर टेम्परेचर, प्रेशर है जो आपका वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है कि जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो आपका स्टेबल होता है। स्टेबल जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड फॉर फिजिकल प्रोसेस इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वन ऑफ इट्स पैरामीटर्स एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है किसी भी फिजिकल प्रोसेस के लिए तो आपकी कोई एक ना एक वैल्यू कांस्टेंट जरूर रहती है। ठीक है, तो व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड फॉर अ equilibrium is attained for a physical process it is
constant value of one of its पैरामीटर। ठीक है, कोई एक पैरामीटर है उसको आपको कांस्टेंट रखना पड़ता है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वन ऑफ इट्स पैरामीटर एट अ गिवन टेम्परेचर। कोई भी एक पैरामीटर है उसको आप कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है इसमें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेशियो ऑफ टू डिफरेंट फेज इज कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, कोई भी दो फेज है, फेज मतलब कि आपका जैसे सॉलिड लिक्विड है, उन दोनों का रेशियो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, जैसे कि देख लेते हैं इसको, वन ऑफ इट्स पैरामीटर characterized by constant value of one of its parameter at a given temperature. At constant temperature, at constant temperature पे क्या है, the ratio of two phases या different phases लिखिए, ratio of different phases at constant temperature पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे कि मान लीजिए आपकी ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और दूसरी है आपकी एक्वस फॉर्म में है कार्बन डाइऑक्साइड, तो रेशियो इसका क्या होगा, दोनों का रेशियो आप ले लीजिए, रेशियो है आपका वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट को आप क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे द रेशियो ऑफ डिफरेंट फेजेस, पहले ही हमने कांस्टेंट टेम्परेचर लिख दिया है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेशियो ऑफ डिफरेंट फेजेस इज कांस्टेंट, रेशियो ऑफ डिफरेंट फेजेस इज कांस्टेंट टेम्परेचर पे। एक क्या है, एक्वस मतलब जलीय, एक्वस सॉल्यूशन नहीं मालूम है, जलीय विलयन इसको बोलते हैं। वैल्यू ऑफ द, और ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या शो करती है, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। एक्सटेंट मतलब जो रिएक्शन की सीमा होती है कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड होगा, किस तरह का रिएक्शन होगा, उसको शो करती है। तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शोज वैल्यू ऑफ, जो भी वैल्यू आएगी इसकी आपने कैलकुलेट करके निकाला, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शो या रिप्रेजेंट द एक्सटेंट का मतलब होता है सीमा, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये शो द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड होगा, किसमें हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा कि किसमें हमारा रिएक्टेंट ज़्यादा बनेगा, है ना। तो उसको ये शो करती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शो करता है। ठीक है, ये तो हमारा इतना फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। नेक्स्ट आते हैं हम इसके केमिकल इक्विलिब्रियम।
केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अभी तक फिजिकल में हम किसकी बात कर रहे थे? दो फेजेस की बात कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया? हमारा जो केमिकल रिएक्शन है उसके बीच में जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, ए है और बी है। ठीक है, और वो रिएक्शन करके क्या बना रहा है? सी और डी बना रहा है। ये आपका रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट इसको बोलते हैं, और ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, और ये जो रिएक्शन का ये जो साइन होता है वो किसके लिए होता है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल साइन होता है ना कि रिएक्शन हमारा इधर भी हो रहा है और फिर जो प्रोडक्ट हो रहा है उससे वापस हमारा रिएक्टेंट भी बन रहा है। और एक स्टेज आती है कि पहले तो प्रोडक्ट ढेर सारा बनता है, उसके बाद जब प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन सेम हो जाती है और रिएक्टेंट भी कंसंट्रेशन सेम हो जाती है तो कौन सी स्टेट आ जाती है? इक्विलिब्रियम आ जाता है कि दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो सेम हो गई। इसकी कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन जब दोनों की सेम हो जाती है तब हमारी कौन सी स्टेज आ जाती है? इक्विलिब्रियम आ जाती है। और जो केमिकल रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम आया उसको क्या बोलते हैं आप? केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड से आप लोग समझ रहे हैं ना, इधर वाला जो रिएक्शन फॉरवर्ड है। ठीक है, और जो वापस जाने वाला रिएक्शन हुआ वो बैकवर्ड रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो तुम्हारे माइक वाइक दाते नहीं रखने हमारे लिए है को लेके उससे आराम बहुत था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। चलिए, जब तक ये प्रार्थना हो रही है इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे रिएक्शंस होते हैं। उदाहरण देखते हैं। लाइट नहीं आती, पूरा अंधेरा हो जाएगा। उदाहरण तब तक आप लोग लिखिए, तब तक प्रेयर खत्म हो जाएगी। रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल लिखते हैं। सिंपल छोटे छोटे रिएक्शन है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया है तो क्या बन जाएगा हमारा? दोनों मिलकर के सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, 2। ये कौन सा प्रोसेस है? कांटेक्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, फिर N2O4 का इससे क्या बना हमारा? 2NO2। दोनों साइड रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं। हाइड्रोजन और आयोडीन का हमने रिएक्शन कराया, क्या बन जाएगा? HI बनेगा। और N2 का रिएक्शन हमने किसके साथ करा दिया है? यहाँ पे क्या बन जाएगा? कौन सा प्रोसेस है ये? कौन सा प्रोसेस है अमोनिया का बनने का? हैमर प्रोसेस। BCl3 Cl2। अमोनियम क्लोराइड को भी देख लेते हैं। ये देखिए आयनिक रिएक्शन है।
अब ये आयंस है, इसमें मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं ना, जो जितने केमिकल रिएक्शन होते हैं इसमें आयंस और मॉलिक्यूल्स आते हैं और क्या होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल कंडीशन में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितने भी रिएक्शन है सारे रिवर्सिबल हो रहे हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कहाँ एग्जिस्ट करेगा, जो रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं, दोनों साइड काम करते हैं, इरिवर्सिबल में नहीं होगा। अब यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ हमने प्लॉट किया, कंसंट्रेशन विद टाइम, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखिए पहले ये टाइम 0 है हमारा, है ना, यहाँ तो ऐसे ऐसे टाइम बढ़ता है ना, और यहाँ ऐसे कंसंट्रेशन बढ़ती है। 0 टाइम पे हमारी जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन देखिए कितनी ज़्यादा है। ठीक है, और जैसे जैसे रिएक्शन होगा तो ये क्या होगा, ये कंसंट्रेशन ये आपकी धीरे धीरे आपकी कम होती जाएगी। ठीक है, और क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी धीरे धीरे जो प्रोडक्ट है, टाइम के साथ साथ जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन देखिए बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये कंसंट्रेशन हमारी देखिए पहले ये कंसंट्रेशन इतनी थी, ये इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, ये कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, टाइम के साथ, और एक स्टेज क्या आ रही है कि दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम पर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए एक पॉइंट है जहाँ पर दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है। ठीक है, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट आप कहते हैं। यही आपका क्या है, इक्विलिब्रियम है। और भी उदाहरण देखते हैं, NaCl का भी इक्विलिब्रियम है, Na+CH3 सोडियम एसीटेट के साथ भी देख लीजिए, एसीटेट बन जाएगा और प्लस O2 इनमें भी आ जाएगा, सिल्वर क्लोराइड के साथ भी देखिए, सॉलिड फॉर्म में है, सिल्वर आयन आ जाएगा एक्वस में, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को आपने डिसॉल्व किया तो सिल्वर अलग हो गया और क्लोराइड अलग हो गया, तो इनके बीच में भी इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो और भी ग्राफ देखते हैं हम, इसका भी ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं किस तरह से आ रहा है। इनके ग्राफ भी आप देखिएगा, एक ना एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। यहाँ पे देखिए जो कंसंट्रेशन है वो डाई हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है, इसके लिए हम ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, सॉरी ये वाला, हाँ ये वाला अमोनिया वाला बना रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या लिया है, नाइट्रोजन लिया है और हाइड्रोजन है, ये दोनों क्या है आपके रिएक्टेंट है। ठीक है, तो ये डाई हाइड्रोजन हो गया और ये है आपकी कंसंट्रेशन डाई नाइट्रोजन की है। ठीक है, डाई नाइट्रोजन दोनों की कंसंट्रेशन है और मिल करके ये क्या बना रहा है, हमारा प्रोडक्ट बना रहा है। ये है हमारी अमोनिया की कंसंट्रेशन H3 का।
ठीक है, तो एक स्टेज पे क्या हो रहा है, ये आपका इक्विलिब्रियम आ रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की जो कंसंट्रेशन हो रही है वो बराबर होती जा रही है। इसका भी ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ये वाला रिएक्शन है, इसका भी ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हमारा कंसंट्रेशन हो गया, ये हो गया टाइम हो गया, और हमने क्या लिया है इसमें, हाइड्रोजन और आयोडीन को लिया है। ठीक है, ये हमारे ये दोनों रिएक्टेंट है तो इनकी कंसंट्रेशन समय के साथ कम होगी। ये हो गया हाइड्रोजन और है आपका आयोडीन है, दोनों ने मिलकर के क्या बनाया है, हाइड्रोजन आता है। थोड़ा सा ये कर्व फॉर्म में आया है। ठीक है, ये इस तरह से हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया है। एक स्टेज इनकी भी आती है जहाँ पर कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है। अब इसके लिए भी कौन कौन सी कंडीशन है, केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए जैसे फिजिकल के लिए पढ़ा था हमने, उस तरह से केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए भी पढ़ेंगे। तो इनके भी पॉइंट्स आप नोट करिए। जितनी भी आपकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। तो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज या मेजरेबल प्रॉपर्टीज या आप मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कुछ भी कहिए, या मेजरेबल या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो आपकी टेम्परेचर, प्रेशर है, कंसंट्रेशन है। ठीक है, जैसे कि आपका टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, बिकम्स कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। Equilibrium is dynamic in nature. Equilibrium is dynamic in nature. जहाँ डायनेमिक की बात आएगी तो वहाँ आप रेट समझ लीजिएगा। ठीक है, so rate of the reactant becomes equal to the rate of product. ठीक है, तो equilibrium is dynamic in nature. फिर इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम आइदर साइड। इक्विलिब्रियम है वो किसी भी साइड आ सकता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम आइदर साइड। It occurs only in closed system. यहाँ पर भी ये देखिए occurs in closed system. Catalysts do not change equilibrium but achieve earlier. कैटालिस्ट यदि आपने डाल दिया किसी रिएक्शन में कि हमारा रिएक्शन फटाफट हो जाए तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, वो जल्दी आ जाएगा कैटालिस्ट की, क्योंकि रिएक्शन जल्दी होगा तो वो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, कैटालिस्ट डू नॉट ऑल्टर से क्या मतलब होता है, चेंज। कैटालिस्ट डू नॉट change equilibrium but achieve मतलब प्राप्त होता है earlier, जल्दी से, but achieve earlier।
जल्दी से ये प्राप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल, ये सब ऐसे ही चल रहे हैं, एक एक करके। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ये हमारा है, या लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको किसने दिया था लॉ ऑफ मास एक्शन को? गुल्डबर्ग एंड वेजी या वेगी, जो भी हो भाई, इंग्लिश नेम रहते हैं, समझ में नहीं आता है। मैगी बना दो। गुल्डबर्ग एंड वेगी। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या है हमारा। कोई भी रिएक्शन है, जैसे ए है या बी रिएक्शन है, इसका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन आप किस तरह से लिखेंगे? हाँ बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? अब बाप रे बाप, पढ़ाने में नीट की तैयारी हो रही है। किस क्लास में हम? ग्रेजुएशन हो गया, हम नीट की तैयारी क्यों कर रहे हो? मजे के लिए, टाइम पास, ऐसे ही। नीट की तैयारी और बल्कि 11 से शुरू कर देनी चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद तो डॉक्टर बनने में 10 साल का समय लगता है, इतना आसान नहीं रहता। हमारे यहाँ बहुत डॉक्टर हैं। पता नहीं कि नीट क्या होती है। शहर में आए तो पता चला है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अब इस रिएक्शन में यदि रेट लिखना पड़े तो रेट ऑफ रिएक्शन concentration of T upon concentration rate of reaction is depend upon the concentration of product A and the concentration of B, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? कोई भी रिएक्शन है उसका किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम इसको और इजी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? K। ये यहाँ पे ब्रैकेट का साइन क्यों लगाया गया है? ब्रैकेट का साइन क्यों लगाया गया है यहाँ पे? concentration। हाँ, कंसंट्रेशन शो करने के लिए लगाया गया है, ठीक है। ये शो कर रहा है, एक्टिव मास को शो कर रहा है कि रिएक्टेंट का कौन सा पार्ट है वो रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये वो मास है जो रिएक्शन में पार्ट लेता है। ए और बी का वो मास जो रिएक्शन में पार्ट लेता है उसको आप इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। एक्टिव मास भी इसको आप बोल सकते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई भी रिएक्शन है उसका रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स विद, इसका ये है, इसको स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं उसकी पावर और प्लस जो आपका दूसरा रिएक्टेंट है उसकी मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास, ठीक है, विद रेज देयर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेफिनेशन लिख लीजिए लॉ ऑफ मास एक्शन की।
लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन लिखिए कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर rate of chemical reaction is directly proportional to the, ये proportionality ये साइन बना देना है, बहुत लिखना क्योंकि बहुत पड़ता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर concentration of reactant with each concentration term raised to the power equal to the numerical coefficient is raised to the power equal to the numerical coefficient of that species in the chemical equation, ठीक है। यही जो आपकी ये जो लिखा हुआ है इसी को शब्दों में लिखा गया है, ये जो है, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो ये रिएक्शन है उसका जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो आपकी मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की है, विद ईच कंसंट्रेशन टर्म, जो जितने भी आपके कंसंट्रेशन टर्म हैं उनके रेज टू द पावर, ये इनकी ये जो पावर लगी हुई है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल्स है ये उसकी पावर के क्या है, रेज टू द पावर इक्वल टू द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ दैट स्पीशीज इन द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो उनकी जो पावर है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब एक रिवर्सिबल रिएक्शन हम लिखते हैं, इसी को और समझते हैं आगे। एक हम रिवर्सिबल रिएक्शन लिख रहे हैं, AA प्लस BB, रिवर्सिबल रिएक्शन इज C ठीक है। अब इसमें से फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिखिए और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट लिखिए, दोनों का, ठीक है। ये आपका A और B ये क्या है, ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आप इसको बोल सकते हैं या आप इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोल सकते हैं, ठीक है। A B ये C ये D है, ठीक है, क्योंकि ये पावर के फॉर्म में लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है, तो इसलिए इसको आप न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोलिए चाहे आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलिए, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसको आप इसी तरह से लिखिए, हम फॉरवर्ड रिएक्शन को F से लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन है A और ये कंसंट्रेशन हो गई B की, और इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो इस तरह से लिखा,
इसी तरह से हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इसका भी लिखेंगे इसी तरह से। अब Kp लिख दे रहे हैं बैकवर्ड के लिए, ये आपका C बना था और ये आपका D बना था, C और ये आपका D हो गया। और आपको मालूम है इक्विलिब्रियम स्टेट कब आती है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब दोनों बराबर हो जाते हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को आप इस तरह से लिख दीजिए। ठीक है, अब ये क्या हो गया, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया वो हमारा, इसको हम लिखेंगे Kc से। ये Kc क्या है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, वो कहलाएगा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, इसको आप इधर ले आइए इसी इक्वेशन में। ठीक है, ये Kf था आपका और ये था आपका Kb था। ठीक है, तो ये वाला आपका ऊपर था और ये आपका नीचे आ जाएगा। और यही आपका लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये क्या है आपका, दिस इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर है, दोनों का आपने फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन ले लिया है, और उन दोनों के रेशियो से तो हमारा क्या निकला है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, C और D हाँ C और D ही तो आएगा। अरे बाबा, इसको ये नीचे ले गए हैं, इसको यहाँ ले आए हैं, यही तो होता है ना। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर होती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे होती है। Kf के नीचे Kb आ जाएगा और ये आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इस तरह के क्रिस क्रॉस तो है क्रॉस मल्टीप्लाई। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसी को ही आप डेफिनेशन के फॉर्म में लिखिएगा। टाइम हो गया क्या, नहीं बस 5 मिनट बचा हुआ। डेफिनेशन तुम लोग अपने आप लिख लेना। परिभाषा लिख लो, परिभाषा घर में जाके वहाँ पे लिखना है ना। अब एक और बता देते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। यदि कोई भी आपका रिएक्शन है वो रिवर्स हो रहा है, तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा वो भी आपका उल्टा हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका रिएक्शन चल रहा था, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन मिलकर के क्या बना रहा था, ये हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा था। तो यहाँ पर जो इसका फॉरवर्ड रिएक्शन है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसका यदि Kc है और यदि उल्टा रिएक्शन है, ठीक है, यदि हमारा ये उल्टा रिएक्शन हो गया, इससे आपका क्या बन रहा है, H2 और I2 बन रहा है, रिवर्स रिएक्शन है आपका, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो रिवर्स रिएक्शन हुए तो उसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इन्वर्स हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा।
और दूसरा एक और देखिए कि यदि हमने आपका इस रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यदि इस रिएक्शन को आप n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब उस स्थिति में क्या आ जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, ठीक है। तो n क्या है आपका, if we change the stoichiometric coefficient in a chemical equation by multiplying through by a factor n, यदि इस इक्वेशन को हमने एक n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी आपका फर्क आ जाएगा। उस स्थिति में आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो इस तरह से आएगा, इज इक्वल टू Kc टू द पावर n, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका केमिकल रिएक्शन चेंज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आपका वेरी करता जा रहा है, ठीक है। देखिए इनवर्स में आपका जो रिवर्सिबल रिएक्शन था, उल्टा रिएक्शन किया तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इनवर्स आ गया, ठीक है। यदि आपने एक कोई पर्टिकुलर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो भी आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी आपका फर्क आ जाएगा, ठीक है। ये Kc इन दोनों को फर्क कर देते हैं, डैश, इस डैश के थ्रू है, ये जो नया आया है उसको हमने डैश से रिप्रेजेंट किया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी कुछ विशेषता है, वो क्या है उसको देखिए। इट हैज़ डेफिनेट वैल्यू फॉर एवरी रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है। हर रिएक्शन की क्या है, एक डेफिनेट वैल्यू होती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो हर रिएक्शन की अपनी डेफिनेट रहती है, ठीक है। सारा पता रहता है कोई रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे आएगा, किस टेम्परेचर प्रेशर पे आएगा, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू डेफिनेट होती है। लिखते चलिए पॉइंट, अब हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी जो प्योर आपका सॉलिड है या प्योर लिक्विड होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू को आप हमेशा इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो उसकी जब कंसंट्रेशन लिखी जाएगी, जो आपका ये है ना रिएक्शन है, इसमें यदि प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड आ रहा है, कोई भी रिएक्शन आपको इस तरह से दिया गया, आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखेंगे और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखेंगे। यदि उसमें आपका प्योर सब्सटेंस आ रहा है सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में, ध्यान रखिएगा सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में आएगा तो उसकी कंसंट्रेशन को आप इग्नोर कर देंगे, यानी जीरो मान के चलेंगे उसको, ठीक है। उसको इग्नोर यानी उस पर ध्यान नहीं देंगे, हटा देंगे उसको, बिकॉज इट इज कांस्टेंट, क्योंकि वो हमेशा कांस्टेंट होती है। यह सवाल में आपको कई बार करना पड़ेगा, लेकिन जो आपका गैस है या एक्वस सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन को आप कंसीडर करेंगे, ठीक है। गैस यदि होगी, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की जो कंसंट्रेशन है उसको इग्नोर करेंगे, लेकिन कोई गैस है या एक्वस सोल्यूशन है आपका, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन वेरी करती है ना, इसलिए उनको आप कंसीडर करेंगे, उसकी वैल्यू हमेशा आप इनपुट करेंगे। इफ द रिएक्शन इज रिवर्स, ये मैं बता चुकी हूँ, यदि आपका कोई भी रिएक्शन उल्टा हो रहा है, जैसे अभी तक हमने ये बनाया था H2 से I बनाया, यदि HI से हम हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहे हैं, उस केस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा इनवर्स होगी, ठीक है, 1/Kc हो जाएगी। इफ द रिएक्शन इज मल्टीप्लाइंग द फैक्टर n, यदि हम रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस स्थिति में आपकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू द पावर n हो जाएगी, ठीक है। एक पॉइंट और है, इफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन नंबर ऑफ स्टेप्स, यदि मान लीजिए कोई रिएक्शन है वो कई स्टेप्स में हो रहा है, ठीक है। एक उदाहरण लिख लेते हैं, छोटा सा उदाहरण है कि N2 है प्लस O2 है, इससे 2NO बना है आपका, और 2NO से आपका फिर O2 बन रहा है और 2NO2 बन रहा है,
रिएक्शन आपकी क्या हो गई, इसका जो कांस्टेंट है, इसका इस रिएक्शन का जो कांस्टेंट है और इस रिएक्शन का कांस्टेंट है, ठीक है। क्या निकलेगा आपका K1 मल्टीप्लाई बाई K2 इज इक्वल टू K, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलेगा, ठीक है। तो दोनों ही जो रिएक्शन है उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा, K1 इंटू K2 इज इक्वल टू K। तो ये सारे पॉइंट्स थे किसके लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, ठीक है, कि कब कब किस तरह से वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम। ये थोड़ा सा लंबा है, टाइम लग जाएगा। अगले टर्म अगले टर्न की कहानी अगले टर्न में आएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू। केस खत्म।